Hello students, hope you all will be fine. Welcome to class of physics. Today in this video we are going to talk about the properties of charge. Last दो वीडियोस में हमने सीखा कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किसी बॉडी को बेसिकली इलेक्ट्रीफाई कैसे किया जाता है। ये सब सीखने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि चार्ज की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट और यहीं से आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. We are going to discuss basically four properties of electric charge here. Number one property is additivity, number two is conservation, number three is quantization of electric charge, number four is invariance of electric charge. Let's have these properties one by one in details. So the first property of electric charge is additivity. एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एडिटिविटी का मतलब होता है ऐड हो जाना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि यहां पे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को जस्ट लाइक रियल नंबर्स ऐड कर सकते हो। मतलब चार्जेस को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। उसके जो भारी भरकम लॉज थे, वो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाउ? आई एम गोना शो यू थ्रू एन एग्जांपल। सपोज कि मेरे पास यहां पे एक डस्टर है। कैन यू सी? हैव अ क्लोजर लुक। डस्टर के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है कितना? 2 कूलम्स, और इस साइड पे 2 individual charges पड़े हैं. This charge is of 2 coulomb, this charge is of 5 coulomb, and on this side I have 3 coulomb of positive charge. अभी अगर मुझे आप कहो कि सर इस डस्टर पे टोटल चार्ज कितना है, I can find out that with simple mathematical algebra. How? The total charge on duster is equal to sum of all these individual charges. पर इन इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करने से पहले आपको ध्यान में क्या रखना है? इनकी साइन कन्वेंशन। यस, अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो आप साथ में माइनस साइन लगाओगे, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो आप साथ में प्लस साइन लगाओगे। सो द टोटल चार्ज इज -2, क्योंकि सबके साथ कूलम्स है तो आई विल स्किप द यूनिट। ऑन दिस साइड वी हैव plus of 2, then we have -5 charge, and on this side we have +3 charge. Now try to solve them. This -2 and -5 becomes -7, and this becomes +5. So after doing all the calculations we are going to get -2, साथ में इसकी यूनिट कूलम्स। तो बड़ा सिंपल है, आपने जस्ट लाइक नंबर्स इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और साथ में क्या पता चल गया? किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, राइट? अब एडिटिविटी का या इस तरह से सिंपली सॉल्व हो जाने का रीजन क्या है? रीजन है चार्ज की स्केलर नेचर। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की नेचर स्केलर है तो उसको सिंपली 10th तक का जो हमने अलजेब्रा सीखा है उसको यूज करके प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. लेट्स हैव सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन. What do we understand by conservation? Conservation means to protect, means the things are not going to lose or add up. मतलब यहां पे किसी बॉडी के पास या किसी सिस्टम के पास अगर कोई अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज है तो किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोसेस चले, उस प्रोसेस में ना तो चार्ज क्रिएट होगा, मतलब उस पे ना तो चार्ज और बढ़ जाएगा, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। यहां पे आपको ख्याल क्या रखना है कि जो सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड।
आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब है कि बाहर से उस चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। कहीं आप उसके साथ लाके एक चार्ज कंडक्टर अटैच कर दो या कनेक्ट कर दो उससे और फिर कहो कि सर ये तो चार्ज बढ़ गया। मतलब सिस्टम आपका क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जिसको बाहर से कोई कनेक्शन नहीं दिया गया, ना तो उसका चार्ज क्रिएट होता है ना उसमें कोई चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। इस डेफिनेशन को सम अदर कॉन्टेक्स्ट में भी समझना जरूरी है, तभी हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और तीसरी इसकी डेफिनेशन विच इज हाईली इंपॉर्टेंट, देखो हमने कहा कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस होगा ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ये भी है कि आप नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अगर आप किसी जगह पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करोगे तो उतनी ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि जो हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें जब दो बॉडीज एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती थी तो पहली बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आता था दूसरी बॉडी के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता था। उसमें बॉडी 1 और बॉडी 2 दोनों मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अगर आप दोनों का नेट चार्ज कैलकुलेट करो, अगेन इट कम्स आउट टू बी 0 विच वाज अर्लियर, जब हमने उनको रब नहीं किया था। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे भी चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसको अच्छे से और समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहली एग्जांपल मैंने बहुत सिंपल ली है, दैट इज NaCl कॉमन सॉल्ट, नमक जो हमारे किचन में होता है। व्हेन इट इज इन सॉलिड फॉर्म इट इज इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला यूनिट NaCl, और ये एक न्यूट्रल चीज है, मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0। अगर इसको हम पानी में घोल दें, मतलब इसका एक सॉल्यूशन बना लें, राइट, तो उसमें क्या होता है कि NaCl जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। दैट फॉर्मूला यूनिट ब्रेक्स अप इनटू सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। ये प्लस और माइनस क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। सोडियम लूजेस वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोराइड आयन, टू क्लोरीन एटम, जिस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इसके ऊपर प्लस ई चार्ज आएगा, और किसके पास गया है वो इलेक्ट्रॉन? क्लोराइड के पास, तो इसके ऊपर माइनस ई चार्ज आएगा। फिर भी अगर आप एक फॉर्मूला यूनिट के लिए नेट चार्ज निकालो, दैट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब अगर ग्लास के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला यूनिट हैं तो सबके लिए नेट चार्ज क्या आने वाला है? 0। इसका मतलब इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में बिफोर एंड आफ्टर जो चार्ज रहा वो सेम रहा, दैट वाज 0। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। वी हैव सेकंड मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। ये बेटा आप हायर फिजिक्स में पढ़ोगे आगे जाके, मटेरियल फिजिक्स में। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसमें a certain kind of reaction होता है। The light is made up of photons। ये हम आगे 7th यूनिट में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर पढ़ेंगे। लाइट जो है वो फोटोन्स की बनी होती है। फोटोन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। गामा फोटोन्स जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब किसी मैटर को हिट करते हैं, तो वहां पे एक गामा फोटोन ब्रेकअप कर जाता है, किसमें? एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। नाउ व्हाट इज दिस पॉजिट्रॉन? वी हैव हर्ड अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पॉजिट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी ही होती हैं एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी। पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट तो इलेक्ट्रॉन जितनी ही होती है, पर उसकी पोलैरिटी क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द रिएक्शन देखूं तो टोटल चार्ज कितना आने वाला है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज और पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। नाउ बिफोर दैट जो गामा रे फोटोन था, लाइट थी, जो जिन पार्टिकल्स की लाइट बनी हुई थी उन पार्टिकल्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब बिफोर द स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग अगेन द टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, दैट इज 0।
This second example proves the name conservation. Now let's have third example, that is annihilation of matter. Annihilation का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, विलुप्त हो जाना, अगर टिपिकल हिंदी में कहा जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपके पास एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, दूसरी तरफ से पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, मींस both of them are moving in opposite direction. When they are moving in opposite direction and they collide with each other, that is called destruction or annihilation. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मटेरियल पार्टिकल्स हैं, तो इनके टकराने से जो डिस्ट्रक्शन होती है उसी को हम एनहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एनहिलेट करते हैं तो वो गामा फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। कितने गामा फोटोन्स? 2 गामा फोटोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज, पॉजिट्रॉन के ऊपर +e चार्ज, इसका मतलब टोटल चार्ज दोनों के ऊपर मिला के कितना हो गया, 0। और ये मिलके प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, 2 गामा फोटोन्स। ठीक है, अब अगर एक गामा फोटोन न्यूट्रल है तो ऑफ कोर्स दूसरा भी है, 0 + 0 टोटल चार्ज फिर भी कितना रहा, 0। इसका मतलब एनहिलेशन ऑफ मैटर में बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन चार्ज क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो यहां से क्या चीज क्लियर होती है कि अगेन इन एनी प्रोसेस द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। ये तीनों एग्जांपल सुटेबली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करती हैं। लेट्स हैव द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यहां से हमारे पास पहला फॉर्मूला आने वाला है जिसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज, क्वांटा वर्ड मीन्स पैकेट, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है ये। क्वांटा वर्ड का मतलब होता है पैकेट, मतलब जो चार्ज है दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो आपको उसी पर्टिकुलर अमाउंट में चार्ज मिलता है। और एक पैकेट ऑफ चार्ज पे कितना चार्ज होता है, वही जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब डेफिनेशन क्या कहती है क्वांटाइजेशन की? द डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, व्हिच सेज दैट द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितनी है, E, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो चार्ज इस अमाउंट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल का मतलब है यहां से या तो 0 या +-1 या +-2। वी नो अबाउट इंटीजर्स, राइट? तो Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप E के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज आया है। एज एन एग्जांपल बीइंग, लेट्स से अगेन बॉडी A बॉडी B, अगर मैं दोनों को रब करता हूं तो यहाँ पे चार्ज डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, कौन से प्रोसेस के जरिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। तो लेट्स से कि बॉडी ए का वर्क फंक्शन कम था, तो क्या हुआ होगा कि बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा और बॉडी बी ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। लेट्स से इन दिस प्रोसेस 10 electrons get transferred from body A to body B। तो A बॉडी ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर +10 × E चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कितने, अगेन 10 जितने इसने लूज किए, तो इस बॉडी पे बी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा -10 × E, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इस बॉडी के ऊपर चार्ज आया इतना, इस बॉडी के ऊपर चार्ज आया इतना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। दिमाग में एक बात आती है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्यों होती है? द रीजन इज कि
जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर होता है, देन ओनली द बॉडी गेट्स नेट चार्ज। और चार्ज किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यस, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। हु कैरीज दैट प्रॉपर्टी? कौन लेके चलता है उस प्रॉपर्टी को अपने साथ? जैसे इलेक्ट्रॉन्स लेके चलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बेटा, वो ऑलवेज होल नंबर में होते हैं। मींस यू कैन ऑलवेज से कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बॉडी ए से बॉडी बी में, 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, लाख हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहते कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन और 1.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाफ इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन होल नंबर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो चार्ज भी उनके होल नंबर मल्टीपल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये फॉर्मूला दैट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q is equal to NE. This formula is important. You have to keep that into your mind. Then we have the last property of electric charge, that is invariance. Invariance का मतलब क्या है? कि किसी चीज में बदलाव ना होना। यहां पे किसी चीज में इनवेरियंस किसकी वजह से डिस्कस की जा रही है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। मींस आप इमेजिन करो कि मेरे पास ये डस्टर था। इन सेकेंड एक्टिविटी, इन सेकेंड प्रॉपर्टी वी फाइंड आउट दैट इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज है। अब ये बॉडी चाहे रेस्ट में रहे इनटू माय हैंड लाइक, तब भी इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज है। अगर ये मूव करने लगे तब भी इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज है। अगर और तेज मूव करने लगे तब भी -2 कूलम चार्ज है। व्हाट डज दैट मीन? द मोशन और द रेस्ट or the speed in motion of this body does not affect the charge present on this body. वो उतना ही रहता है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट की है। द एग्जांपल इज कंपैरिजन। किन दो चीजों के बीच में? एक तो हीलियम एटम के बीच में और एक यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के बीच में। We know that in helium atom the nucleus contains 2 protons and 2 neutrons. क्योंकि न्यूट्रॉन्स का चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, so we have not taken them. यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स शो किए मैंने न्यूक्लियस में, और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कितना? -2 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर नेट चार्ज देखा जाए वो क्या रहता है? 0। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में, मॉलिक्यूल एज ए होल, अ सिस्टम, अगर मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट हाइड्रोजन एटम में, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड हाइड्रोजन एटम में, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -2e। इसी तरह अगर न्यूक्लियस के अंदर देखूं तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +2e। अगर यहां पे भी टोटल चार्ज फाइंड आउट करूं तो 0 ही आता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस एटम और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस में के बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इनका मोशन तो एक जैसा है, ठीक है, लेकिन इनके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स का मोशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। ये हमें न्यूक्लियर फिजिक्स ने बताया लेटर ऑन कि न्यूक्लियस के अंदर इसमें जो 2 प्रोटॉन्स हैं और इन दोनों के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं, इनका मोशन टोटली डिफरेंट है। इनका मोशन डिफरेंट होने के बावजूद भी जो नेट चार्ज है वो 0 ही रहता है। अगर यहाँ पे मोशन की वजह से चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ता तो यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू डिफरेंट आनी थी। बट वी सी दैट नेट चार्ज इन केस ऑफ helium molecule, helium atom, and in case of hydrogen molecule remains same, that is 0. The motion, the different motion of protons does not affect the total charge. तो यहां से क्लियर होता है कि बिकॉज ऑफ मोशन किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की अमाउंट वेरी नहीं करने वाली है। That's all about the 4 properties of the charge, right? Hope you have understood them well. The next question that may comes into your mind कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक अनसीन प्रॉपर्टी है जिसको आईज के साथ नहीं देखा जा सकता, then how do we come to know that there are only 2 type of charge, and how do we come to know कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है? तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आपको ये दोनों चीजें क्लियर होने वाली हैं।
अभी दो टाइप का चार्ज है, ये हमें कैसे पता चला? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि दो टाइप का बिहेवियर दिखा तो हमने कंक्लूड किया कि दो टाइप का चार्ज है। दो टाइप का बिहेवियर क्या था? अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला। अगर आपके पास एक रबर रॉड है जिसको आपने एक थ्रेड के साथ, इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ सस्पेंड कर लिया है, और आप इस रबर रॉड के एक एंड को कैट फर के साथ रब कर दो, यू टेक अनदर आइडेंटिकल रबर रॉड, उसके एज को भी आप कैट फर के साथ रब कर लो, तो वो दोनों रॉड्स को पास लाने पे रिपल्शन होती है। If you try to repeat the same activity by using glass rod and silk cloth, मतलब अभी दोनों ग्लास रॉड्स के एक एज को हमने सिल्क क्लोथ के साथ रब किया है, these two rods also repel each other। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैट फर के साथ रबर को रब करने से सेम काइंड का चार्ज आता है, और ग्लास रॉड्स को सिल्क क्लोथ के साथ रब करने से सेम काइंड का चार्ज आता है। पर ये दोनों चार्जेस आपस में डिफरेंट हैं, ये प्रूव किया हमें थर्ड एक्सपेरिमेंट में, कि अगर एक रबर रॉड है जिसको हमने कैट फर के साथ रब किया है, दूसरी हमारे पास ग्लास रॉड है जिनको सिल्क क्लोथ के साथ रब किया है, अगर उनको पास में लाते हैं दे गोना अट्रैक्ट ईच अदर। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंटेशन वी कम टू नो दैट देयर आर two kind of behavior between charged bodies। क्या था वो behavior? रिपल्शन का और अट्रैक्शन का। उसी से हमने डिसाइड किया कि there are two type of charges। बाय कन्वेंशन रबर को कैट फर से रब करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। वी नो दिस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यहीं से हेनरी कैवेंडिश ने एक लॉ दिया था, द बॉडीज विद लाइक चार्जेस रिपेल एंड द बॉडीज विद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। द सिंपल डायग्राम शोज द सेम। आप देख सकते हैं रिपल्शन ऑन द सेम काइंड ऑफ चार्जेस, अट्रैक्शन ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। अभी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा हमें किस तरह से पता चल सकता है? we can check the presence of charge on a body with the help of a device named as electroscope। electroscope is such a device जो हमारी दो तरह से हेल्प करता है। एक तो ये बताता है कि चार्ज प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में है, और दूसरा ये बताता है कि उस चार्ज की नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव दिस बॉडी विद मी, इसके ऊपर कोई चार्ज है। अब मुझे ये चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, इस एज पे जो भी चार्ज है। अगर ये कंडक्टर है तो आई एम गोना यूज ग्लव्स, इंसुलेटिंग ग्लव्स। अगर ये इंसुलेटर है, जैसे कि ये वुडन डस्टर है, इसके इस एज पे कोई चार्ज है, बट आई डोंट नो कि कितना है और कौन सा है, चार्ज है भी कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इस इलेक्ट्रोस्कोप की मेटल डिस्क के साथ टच करूंगा। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज हुआ तो इस मेटल डिस्क और इस मेटल रॉड के थ्रू ये चार्ज फ्लो होता हुआ इन स्ट्रिप्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर चार्ज प्रेजेंट हुआ तो इन स्ट्रिप्स के ऊपर सेम काइंड का चार्ज आएगा, नीचे आके दोनों स्ट्रिप्स में डिवाइड हो गया, और ये स्ट्रिप्स एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। मतलब द डाइवर्जेंस ऑफ स्ट्रिप्स, डाइवर्जेंस होता है ओपन होना, टेल्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर ये डस्टर टच करने से स्ट्रिप्स डाइवर्ज ना हुई, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या था? एब्सेंट था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये कैसे पता चलता है? स्ट्रिप की डाइवर्जेंस से। अगर ये डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ओपन हो रही है स्ट्रिप, तो चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा रिपल्शन हुई। अगर डाइवर्जेंस कम है, इसका मतलब चार्ज भी कम है, इसीलिए रिपल्शन कम है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि प्रेजेंस एंड अमाउंट कैसे चेक होती है। अब नेचर कैसे चेक होगी? बेटा मुझे नहीं पता था कि इस डस्टर पे चार्ज कौन सा है, राइट? मैंने तो बस इसको टच करवाया, डाइवर्जेंस हुई, मुझे पता चल गया कि इस डस्टर के ऊपर चार्ज है। अब कौन सी नेचर का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई डोंट नो अबाउट दैट। इसको चेक करने के लिए अब आप एक और काम कर सकते हो। आपका इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी चार्ज है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा चार्ज है। अब आप क्या कर सकते हो? यू मे टेक अ ग्लास रॉड और ए रबर रॉड। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई चार्ज है। अगर आपने ग्लास रॉड लिया है सिल्क क्लोथ के साथ रब करके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो मैं यहाँ पे ग्लास रॉड दे रहा हूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर मैं ये रॉड टच करवाऊंगा मेटल डिस्क पे। मेरे इस
रॉड को मेटल डिस्क के साथ, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मेटल डिस्क के साथ टच करने पे दो तरह का बिहेवियर सामने आने की संभावना है। क्या है वो बिहेवियर? या तो ये स्ट्रिप्स मेरे ग्लास रॉड को, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को टच करने से बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगी या कम हो जाएगी डाइवर्जेंस उनकी। अगर तो डाइवर्ज हो जाती हैं, क्या मतलब है इसका? पहले से ज्यादा डाइवर्ज हो गई, इसका मतलब जो चार्ज इस ग्लास रॉड पे था वही चार्ज इनिशियली इलेक्ट्रोस्कोप पे यानी कि आपकी बॉडी पे था, डस्टर पे। ठीक है, क्योंकि मेरे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करने से पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ गई, जिससे डाइवर्जेंस और ज्यादा बढ़ गई। अगर मेरे ग्लास रॉड टच करने से ये डाइवर्जेंस कम हो गई, ठीक है, मतलब स्ट्रिप्स क्या कर गई? कन्वर्ज कर गई। तब क्या है चांस? तब ये है कि इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कम होने से रिपल्शन भी कम हो गई और स्ट्रिप्स क्या आ गई? क्लोज आ गई। So with this simple electroscope, we can find out the presence and amount as well as nature of charge. We are going to do numericals based on quantization of charge. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कि किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होता है that is always the integral multiple of basic amount of charge, और वो basic amount of charge कितनी होती है? 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। तो इस टॉपिक में हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट इज वन एंड ओनली वन, Q इज इक्वल टू N इंटू E। यहां पे Q क्या है? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, N इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, E इज चार्ज ऑन वन पार्टिकल, लेट्स से इलेक्ट्रॉन हियर। तो पहली प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन इज how many electrons will make 1 coulomb of charge? न्यूमेरिकल करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है दिस इज कि आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। जब तक आप 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझ ना लो तब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। Many of you that feel difficulty to do numericals is just because you don't have the habit of reading statement. तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने पे क्या पता चलता है? How many electrons will make 1 coulomb of charge? 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? So, what is the amount of charge that we want? We want 1 coulomb of charge. और उसमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे आप सिंपली इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे? How much charge do you want? You want 1 coulomb of charge, right? निकालने क्या है आपको? How many electrons means number of electrons. और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? We already know that 1.6 into 10 raised to power -19 coulombs. ठीक है, यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इसके साथ यूनिट कूलम है तो यहां पे भी यूनिट 1 के साथ कूलम ही होनी चाहिए। Only then you can substitute that into the formula. अब यहां से n की वैल्यू अगर मैं निकालूं, दिस टर्म विल कम इन डिनोमिनेटर ऑफ 1, तो आपके पास n कितना आ जाएगा? Now you may feel difficult how to solve this. First of all, deal with the powers of 10. अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं, 1.6 का डेसिमल रिमूव करूं, दिस टर्न्स आउट टू बी 10/16। इसको ऊपर लेके जाएंगे, दिस कम्स आउट टू बी 0.19, right? If you solve this, you'll get this 0.625 into 10 raised to power minus 10 raised to power 19. This is the number of electrons you need to make 1 coulomb of charge. अभी साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि डेसिमल के पहले का जो डिजिट हो वो नॉन जीरो हो। तो आप 6 को अगर इस तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, मींस टुवर्ड्स योर लेफ्ट, अगर आप 6 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो 10 की पावर्स में एक माइनस हो जाता है। तो दिस आंसर इज एज गुड एज, यहां पे पावर +19 थी, अगर इसमें एक कम करूंगा दिस विल रिमेन एज 18. So we need 6.25 into 10 raised to power 18, this much of electrons to make 1 coulomb of charge. This example shows
कि एक कूलम चार्ज अमाउंट कितनी ज्यादा होती है। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी अबाउट 1 कूलम। यू सी द स्टेटमेंट इज यू हैव बीन गिवन अ बॉडी जो अपने अंदर से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻⁷ का मतलब होता है 1 करोड़, तो 10⁻⁹ का मतलब होगा 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब बॉडी एक सेकेंड में 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकती है हर एक सेकेंड। मतलब पहला सेकेंड हुआ 100 करोड़, अगला सेकेंड हुआ अगला 100 करोड़, तीसरा सेकेंड हुआ अगला 100 करोड़। इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है अपने अंदर से। तो वो बॉडी टोटल 1 कूलम चार्ज निकालने में कितना टाइम लेगी? दिस इज व्हाट वी नीड टू नो एंड द आंसर इज वेरी सरप्राइजिंग। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। द प्रॉब्लम इज कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है और यहां पे हमसे चार्ज की टर्म्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि अगर कोई बॉडी एक सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है तो कितना चार्ज बाहर निकाल रही है। सो आई फ्रॉम द फर्स्ट लाइन आई कैन फाइंड आउट हाउ मच चार्ज द बॉडी इज इजेक्टिंग व्हाइल इजेक्टिंग 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। हियर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? 10⁻⁻⁹. इफ यू गोना सॉल्व इट तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁴, अगर पावर सॉल्व करेंगे -19 + 9 दिस कम्स आउट टू बी -10। इसका मतलब वो बॉडी हर एक सेकंड इतना चार्ज बाहर निकाल रही है। नाउ द स्टेटमेंट बिकम्स सिमिलर। आपको पता है कि बॉडी एक सेकंड में कितना चार्ज निकाल रही है या कितना चार्ज एक सेकंड में निकल के आता है, तो इतना चार्ज कितने सेकंड्स में निकल के आएगा। दिस यू कैन फाइंड आउट बाय सिंपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम। यहां से क्या करेंगे हम कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम चार्ज निकल के आता है एक सेकंड में, तो एक कूलम चार्ज कितने सेकंड में निकल के आएगा? दैट विल बी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। अगर आप इसको सॉल्व करते हो एंड आई सजेस्ट यू टू फाइंड आउट द आंसर इन ईयर्स। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करते हैं यहाँ पे। जैसे इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10, नीचे बचेगा 16, ऊपर चला जाएगा 10⁻10। अभी ये आंसर आएगा सेकेंड्स में। सेकेंड्स को पहले कन्वर्ट कर लो किसमें? मिनट्स में। कैसे करेंगे? 60 से नीचे डिवाइड करके। मिनट्स को कर लेते हैं कन्वर्ट आवर्स में। वो कैसे करेंगे? एक और 60 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में। फिर आवर्स को कन्वर्ट कर लो डेज में। वी नो दैट इन वन डे देयर आर 24 आवर्स। ठीक है। उसके बाद डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो 365 के साथ, बिकॉज इन 1 ईयर वी हैव 365 डेज। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, योर आंसर अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 198.18 ईयर्स। लगभग कितना हो गया? 200 साल। अगर कोई बॉडी एक सेकेंड में 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन दे सकती है तो उसको लगातार एक कूलम चार्ज बाहर निकालने में लगभग 198 ईयर्स लग जाएंगे। So this gives you an idea कि एक कूलम ऑफ चार्ज इज अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है। और आपको याद होगा कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सीखा था कि क्वांटाइजेशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके पास इन सम कूलम्स देयर आर मेनी चार्ज पार्टिकल्स और आप उनकी काउंटिंग वहां पे नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बोर्ड किसका बना हुआ है? एटम्स का। बट इफ यू टच द बोर्ड, डू यू फील इंडिविजुअल एटम्स? नो, यू फील वन सिंगल सरफेस। तो इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत सारा चार्ज इकट्ठा होगा तो वहां पे क्वांटाइजेशन करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करते हैं फिर हम वहां पे हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में हम सीखेंगे।
राइट? सो दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। थोड़ा सा इस पार्ट पे आपको फोकस करना है। ये मैंने क्या किया है कि सेकंड्स को, यहां पे जो आपका आंसर आता वो सेकंड्स में आता, उस सेकंड्स को ईयर्स तक लेके जाने में ये सब किया है। पहले सेकंड्स को लेके गया मिनट्स में, फिर मिनट्स को किस में लेके आया, आर में। आर में लेके आने के लिए उसको लेके गया मैं उसमें पूरा 1 डे में, 1 डे के बाद 1 ईयर में, राइट? इफ यू नो द बेसिक सब्स्टिट्यूशंस, दिस विल बी एन इजी टास्क फॉर यू, right? Let's have the next problem, and this is important because it is NCERT problem, right? क्या कहा गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। how much positive and negative charge is there in 1 cup of water? आपके पास पानी का एक कप है, उसके अंदर टोटल कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। Now we know that water is neutral under ordinary conditions, ठीक है? अगर वो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम कोई एक अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से प्रोटॉन्स, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स से फॉर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपने आप आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने आप पता चल जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि यहां पे कप ऑफ वाटर बोल दिया, ये तो बताया नहीं कि कप के अंदर पानी की अमाउंट कितनी है। क्यों? अगर हमें अमाउंट पता चल जाए, ग्राम्स पता चल जाए, तो हम मोल कॉन्सेप्ट लगा के वहां से ये पता कर लेंगे कि उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो निकालने क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। अगर वो पता चल जाए तो हम टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क यहां पे क्या होगा? सपोज करना। मैं क्या सपोज कर लेता हूं? लेट्स से द कप हैज 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब आप चाहो तो कोई और अमाउंट लेके कर सकते हो उसको, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स। तो मैंने एवरेजली इसको 250 ग्राम्स लिया, राइट? अब 250 ग्राम्स में मॉलिक्यूल कितने हैं वाटर के? द मोल कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट दैट। यू नो दैट फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे सब्सटेंस हमारे पास क्या है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगर आप इसका मास निकाल के देखो, मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना आता है? 18। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम्स। इसका मतलब 18 ग्राम्स में, किसमें? 18 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? एवोगैड्रो के बराबर। एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो 250 में, तो 1 ग्राम में निकाल लो पहले। बाय 18। अब यहां से 250 में निकालने के लिए बहुत सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 0.22 इंटू 10⁻23 बाय 18 इंटू 250. If you solve this, the answer that comes out with you is 8.36 into 10⁻24 molecules. अब आप कह सकते हो कि कप के अंदर जो पानी था 250 ग्राम्स, उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ एक मॉलिक्यूल कितना चार्ज कंटेन करेगा? मॉलिक्यूल कौन है? H2O। हम कौन सा चार्ज देख रहे हैं यहाँ पे? प्रोटॉन्स देख रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। द वाटर इज न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज देखूं तो मुझे क्या काउंट करना चाहिए? प्रोटॉन्स काउंट करने चाहिए। क्या प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर? 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। 2 में कितने हो गए? 2। 8 हो गए ऑक्सीजन के। 2 + 8 बिकम्स 10। तो वहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? 10 इंटू एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज? -19 कूलम।
तो एक मॉलिक्यूल अगर इतना चार्ज कंटेन करता है, आपको इतने नंबर में निकालना है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, इन 250 ग्राम्स आप इस अमाउंट को इस सब के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 8.36 इंटू 10⁻24 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आंसर आपका किस में आएगा, कूलम्स के अंदर आएगा। इफ यू सॉल्व होल ऑफ दिस, यू आर सर्टेन टू गेट 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम्स ऑफ चार्ज, राइट। तो 250 ग्राम्स में इतने कूलम्स ऑफ चार्ज है, राइट। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो आप सिंपली लिख सकते हो यहां पे द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो 1.33 इंटू 10⁻7, राइट। वेरी सिंपल। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया। हमें कप के अंदर पानी नहीं दिया था, तो हमने एक अमाउंट सपोज कर ली, कितनी, 250 ग्राम्स। इन 250 ग्राम्स में मॉलिक्यूल कितने हैं वो हमने मोल कॉन्सेप्ट लगा के निकाल लिया। कितने आए हमारे पास, 8.36 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। यानी कि आप चाहे अब तो 250 ग्राम्स बोल दो या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल दो कप के अंदर, वन एंड द सेम थिंग। फिर एक मॉलिक्यूल के पास कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया। अगर पॉजिटिव चार्ज देखना है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के उसको 1 प्रोटॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 10, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10। अगर एक मॉलिक्यूल में चार्ज पता चल गया तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चार्ज कैसे पता चलेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेन्ड बाय द 250 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कप। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। The next problem that we can see to understand quantization of charge more is these two problems, and one of this has been asked in board exams, so this is quite important for you. क्या है statement? What do the following statements signify in electrostatics? Electrostatics में कहीं भी आपको ऐसी statements नजर आए तो इनका physical meaning क्या है, इनका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई दो चार्जेस हैं, दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी पे चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी पे चार्ज Q2 है, या एक ही बॉडी के दो डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग चार्जेस हैं। पहली लोकेशन पे Q1 चार्ज है, दूसरी लोकेशन पे Q2 चार्ज है, दोनों का सम इज इक्वल टू 0 है। इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखो बेटा, दो चीजों का सम इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है अगर एक अमाउंट पॉजिटिव है और दूसरी अमाउंट क्या है, नेगेटिव है। फिर उसके लिए ये भी जरूरी है कि अमाउंट इक्वल भी होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे -2 + 2 क्या होते हैं, 0, -5 + 5 क्या होते हैं, 0। सो द सम ऑफ टू थिंग्स is equal to 0 only when the two things are equal, two numbers are equal and opposite। तो यहां भी इसका मतलब वही है कि जरूर उस बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट था वो चार्ज इक्वल भी था अमाउंट में, और पोलैरिटी में क्या था, अपोजिट था। तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तभी उनका सम क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, Q1 मल्टीप्लाई Q2 इज ग्रेटर देन 0। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 कब हो सकती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझिए, यहां पे ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा। अब 0 से बड़े नंबर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब दो चीजों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव किन किन केसेस में हो सकती है, या तो वो दोनों इंडिविजुअल नंबर पॉजिटिव हो, जैसे 2 × 3 6, 3 × 5 15, या फिर वो दोनों नंबर्स क्या हों, नेगेटिव हों। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो जो दोनों चार्जेस हैं या तो वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब हमें पता है कि अगर दोनों चार्जेस
पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस नेगेटिव हों, वहां पे सर्टनली क्या होने वाला है, वहां पे रिपल्शन होने वाली है। तो दो बातें पता चली, बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। और दूसरा, दोनों के बीच में वहां पे क्या होने वाली है, रिपल्शन होने वाली है ना, इजी। अब नेक्स्ट देखो, Q1 मल्टीप्लाई Q2 लेस देन 0। दो चीजों की प्रोडक्ट लेस देन 0 का मतलब है कि दो चीजों की प्रोडक्ट नेगेटिव में है। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स। अभी दो चीजों की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आएगी, जब दोनों में से सर्टेनली एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब या तो Q1 नेगेटिव होगा या Q2 नेगेटिव होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट -6, या आप 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट -6। इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक अमाउंट सर्टेनली क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, 1 इज पॉजिटिव, इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव है, अदर इज नेगेटिव, दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अभी क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट नेचर है चार्जेस की। अब जब दो चार्ज डिफरेंट नेचर के होते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो देखो, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली कैसे इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैथ से कभी घबराना नहीं चाहिए। आपकी जो भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स ही आपकी हेल्प करता है, राइट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ज्यादा डीपली समझ आती है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि क्या किसी बॉडी के पास दिस मच कूलम ऑफ चार्ज हो सकता है। कैन ए बॉडी हैव 0.8 into 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। अगर हां तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे। दोनों सिचुएशंस में आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। What is quantization of charge? The charge present on any body is integral multiple of basic amount of charge. मतलब n यहां पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दिस। अब अपनी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस चार्ज के लिए n निकाल के देख लेते हैं। अगर तो वो n आ गया इंटीजर, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर वो n इंटीजर ना आया तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए करते हैं इसको सिंपली। यहां से n कैलकुलेट करेंगे हम। कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की पॉसिबिलिटी देखनी है, 0.8 into 10⁻⁻19। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19। इफ यू गो ऑन सॉल्विंग दिस, you will have 1/2, which means 0.5. Is 0.5 an integer? No, it is a fraction. ठीक है। तो अगर n आपका इंटीजर की प्रॉपर्टी वहां पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पे दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका कारण भी समझा था हमने। इसका मतलब n का मतलब ये है 0.5 आने का कि वहां पे आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। कैन वी डिवाइड इलेक्ट्रॉन? नो, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन अप फर्दर। इलेक्ट्रॉन इज बेसिक, उसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। चार्ज ट्रांसफर जो होगा वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। मतलब या तो 1.6 हो सकता है, या 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, या फिर 4.8 into 10⁻⁻19 कूलम। सिंपली कहे तो 1.6 के टेबल की फॉर्म में, उसके टेबल की फॉर्म में 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, इन्हीं वैल्यूज को आप एक्सचेंज कर सकते हो दो बॉडीज के बीच में।
इनके इन बिटवीन की 1.6 से लेके 3.2 के बीच की कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी, या फिर अगर कोई चार्ज ट्रांसफर ना हो तो 0 कूलम। तो मतलब 0 से 1.6 के बीच कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 1.6 से लेके 3.2 के बीच की कोई पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट क्वांटाइजेशन मीन्स इन सिंपल टर्म्स। I hope the topic is quite clear after doing the numericals. That's all for today. See you in next video. Goodbye. Take care of yourself.